Today we'll be studying about decision trees. Have you ever heard about this term before? So decision tree is again one of the very important concept in machine learning algorithms and it is a classification algorithm. ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम ही पढ़ रहे हैं. और एक चीज और आपने टर्म सुनी होगी, सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम एंड अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम. यस, अब डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है. सपोज आई वांट टू बाय समथिंग. ठीक है, मुझे एक टीवी खरीदना है. अब मेरा मेन एम क्या है कि आई वांट टू बाय अ टीवी. ठीक, नाउ इन द मार्केट देयर आर सो मेनी ऑप्शंस ऑफ द टीवी. फाइन, सबसे पहले लेट्स से मैं उसको किस, दिस इज माय मेन एम दैट आई वांट टू बाय द टीवी एंड आई वांट टू क्लासिफाई और आई वांट टू डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस. ठीक है, कि प्राइस के बेस पे मुझे उसको डिवाइड करना है. अब मैंने क्या कहा कि लेट्स से दो ऑप्शन है मेरे पास. पहला ऑप्शन ये है कि आई शुड गो फॉर अ स्मार्ट टीवी. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट लाइक दिस, स्मार्ट टीवी, और आई शुड गो फॉर अ नॉर्मल टीवी. सबसे पहले तो कि भाई मेरी नीड क्या है, कि स्मार्ट टीवी के लिए जाएं या नॉर्मल टीवी के लिए जाएं. ठीक है, अब हमने कहा अगर स्मार्ट टीवी के लिए जाएंगे तो आई विल हैव समथिंग, और अगर नॉर्मल टीवी के लिए जाएंगे तो आई विल हैव समथिंग. फिर बेस्ड ऑन टू दिस आई विल गो ऑन प्राइस. नेक्स्ट जो मेरा ऑप्शन है जिसके बेसिस पे मैं डिवाइड, अच्छा प्राइस तो हमने यहाँ पे ले ही लिया, फिर से हम वापस से वही नोट को रिपीट कर रहे हैं, दैट इज प्राइस. अभी स्मार्ट टीवी के अंदर सपोज मैंने कहा कि नो आई वांट टू गो फॉर अ स्मार्ट टीवी, देन द प्राइस कुड बी लेट्स से आई वांट टू बाय अ स्मार्ट टीवी विच इज ग्रेटर देन 30,000. और यहाँ पर एक ऑप्शन है कि इफ आई वांट टू बाय अ स्मार्ट टीवी जिसकी रेट लेस देन 30,000. ठीक है, इसमें और या लेस देन इक्वल टू भी लगा देते हैं. ठीक है, और यहाँ पर भी जब हम प्राइस के ऑप्शन पे गए तो अगेन वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट. ठीक, अब जब ग्रेटर देन 30,000 और इस तरीके के रेट में है तो फिर से वो हमें पूछेगा एंड सो ऑन वील मेक दिस काइंड ऑफ डिसीजन ट्री. इट विल कीप ऑन ग्रोइंग till when, until and unless we get a solution. इस तरीके से ये ट्री बढ़ता जाएगा. यहाँ पे फिर से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके क्वेश्चन के बेस पे हो सकता है 2 ब्रांचेस या 3 ब्रांचेस हमें मिलती जाए, एंड दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग until and unless we reach to a class. अब मेरी क्लास क्या हो सकती है, क्योंकि मुझे टीवी खरीदना है ना, तो मेरी क्लास क्या हो सकती है कि इधर ये मेरा स्मार्ट टीवी वाली ब्रांच है और ये वाली मेरी नॉर्मल टीवी की ब्रांच है. तो जब स्मार्ट टीवी वाली ब्रांच में आएंगे और अल्टीमेटली लीव्स पे पहुंचेंगे तो हमें एक आंसर मिल जाएगा कि फाइनली आई एम बाइंग अ स्मार्ट टीवी जिसकी रेट कितनी है, लेट्स से इट इज समवेयर अबव 30,000. ठीक है, वो 30,000 से ऊपर का है. उसमें और क्या क्या फीचर है कि वो एलईडी है, लेट्स से उसके अंदर फायर स्टिक भी आ रही है, इट इज कंटेनिंग अ फायर स्टिक, एंड पता नहीं और क्या फीचर होते हैं. लेट्स से ऐड वन मोर फीचर, लेट्स से इट आल्सो हैज अ स्पेशल फीचर, लेट्स से एक्स फीचर. ठीक है, तो अल्टीमेटली जब मैं लीफ तक पहुंचूंगी किसी भी पाथ से होते हुए तो मुझे वो सारी चीजें पता चल जाएगी कि मेरे टीवी में ये चीजें हैं. इज इट ओके? और लीव्स तक पहुंचेंगे तो लीव्स तक पहुंचते पहुंचते मुझे क्या पता चल जाएगा कि आई एम बाइंग अ नॉर्मल टीवी जिसकी रेंज लेस देन 30,000 है, उसका फीचर है कि वो एलसीडी है और उसके अंदर भी कोई एक वाई फीचर है. तो आई हैव माई आंसर्स व्हेन आई रीच टू लीव. इज इट ओके? So this kind of a tree structure is known as decision tree. Why decision tree? क्योंकि हर एक node पे, these are the nodes, no? These circles are node. At every node we are making a decision. If और else की तरह है कि या तो ये करेंगे या ये करेंगे. We are not doing both the things. We are doing only one thing. Now you have at least a basic concept of a decision tree. क्यों इसको decision tree कहते हैं? क्योंकि हर एक level पे हम decisions ले रहे हैं. So let's see what all contents we'll be covering. We'll be seeing about decision trees. We'll be seeing the concept of entropy, Gini index and information gain. Again, I'll repeat the same thing which I've repeated in logistic जो हम last model evaluation में पढ़ रहे थे. When we apply this on program, no, then it is very easy.
सिर्फ एक लाइन लिखते हैं हम, और एक लाइन लिखने के बाद पूरी चीजें आ जानी चाहिए, मतलब आ जाती है ऑटोमेटिकली, बट वी शुड नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम. Okay, so that is why we are doing this kind of exercise. I again repeat that you should have a pen and paper and a copy सी बना लेना, and whatever I'm teaching in these sessions, at least note down few points, if not everything, note down few things. So these all things we'll be covering today. Now let's see the definition of decision tree, and let's highlight few of the things. So decision tree, the popular and time tested method for applying logic to complex problem where the variables are many and options specific and dependent, have an important role to play with machine learning. तो बहुत ज़्यादा कुछ खास इस डेफिनेशन से पता नहीं चल रहा है हमें, सिंपल ये यही बोल रहा है कि ये एक मशीन लर्निंग का है एल्गोरिथम विच इज़ वेरी पॉपुलर एंड इट इज़ वेल टेस्टेड, यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड सो ऑन. So it is a tree like structure which have the following attributes. Now this slide is important. कौन से attributes होते हैं? The first thing is decision node. It defines a test on a single attribute. जैसे कि अभी हमने बात की थी. Let's say this is my decision node. It is a single attribute and we have to choose. इस जगह पे जाके हमें चूज करना पड़ता है कि लेफ्ट पे जाएं या राइट पे जाएं. ठीक है, कुछ मूवीज देखी होगी तुमने जहाँ पे वो कोई हीरो फंस जाता है और उसके सामने ऐसे दो गुफाएं होती है, तो उसको इधर जाना है कि इधर जाना है. अल्टीमेटली वो वहां पे डिसीजन ट्री यूज कर रहा है. ठीक है, तो इट इज सेम थिंग. Then we have a leaf node. It shows the value of the target attribute. Target attribute, suppose अगर ये लोन का एग्जाम्पल है कि किसी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उसके लीफ नोड में हमेशा आंसर क्या होगा? yes और no. आप कोई सी भी ब्रांच पकड़ लो, अल्टीमेटली व्हेन यू रीच टू योर लीफ नोड हमेशा टारगेट बताएगा. इधर टारगेट क्या हो सकता है? अगर आइरिस के डेटा सेट पे किसी ने काम किया है तो आइरिस एक फ्लावर का नाम है, और आइरिस का डेटा सेट में 3 टारगेट होते हैं जो कि 3 तरीके के आइरिस फ्लावर के बारे में बताते हैं. ठीक है, तो यू विल हैव दैट विच काइंड ऑफ आइरिस फ्लावर यू आर वर्किंग अपॉन. अगर टाइटैनिक के डेटा सेट पे काम किया है तो टाइटैनिक के डेटा सेट में टारगेट होता है दैट द पर्सन सर्वाइव और डजंट सर्वाइव. तो अगर डिसीजन ट्री यूज कर रहे हैं टाइटैनिक के डेटा सेट पे, तो अल्टीमेटली लीफ नोड पे आने के बाद हमें पता चलेगा कि ये पैरामीटर्स फुलफिल करके द पर्सन सर्वाइव्ड और डजंट सर्वाइव. तो लीफ नोड हमेशा क्या बताता है? टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में बताता है. देन एज, इट इज अ स्प्लिट ऑफ वन एट्रीब्यूट. इस तरीके के, दिस इज नोन एज एन एज. तो अगर सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट एज, मेरा नोड जो है, मेरा डिसीजन नोड एज है, तो क्या हो सकता है? ईदर द एज कुड बी ग्रेटर देन 30, लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और माय एज इज लेस देन 30. तो हम किसके बेसिस पे स्प्लिट कर रहे हैं? एज के बेसिस पे. एज क्या हो सकती है? ग्रेटर देन 30 हो सकती है या लेस देन 30 हो सकती है, एंड सो ऑन. Path, it is a disjunction to the test to make the final decision. तो जैसे मैंने बोला कि suppose this is your decision tree, at every node you will be making a decision and this decision tree could be very long. इस तरीके से आप बढ़ते गए आगे. ठीक है, now suppose this is my leaf node, these are my leaves. It says yes and no. अब पाथ क्या होगा? yes पे पहुंचने के लिए पाथ क्या हुआ? ये वाला. no पे पहुंचने के लिए पाथ क्या हुआ? ये वाला. So you quickly write these things. सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. You can only write what is a decision tree? It is a tree-like structure. And what are the attributes? These 4 things are the attributes. Okay. So this is what I wanted to tell you. This is the visualization, or this is how the decision tree looks like. आप देख सकते हो यहाँ पे. This decision node is the first node is also known as root. ठीक है. उसके बाद these are decision nodes. These are leaf nodes. Leaf nodes हमेशा क्या बताते हैं? They always tells us about the target. यहाँ पे हमेशा हमें क्या मिलेगा? टारगेट वैल्यू मिलेगी हमें हमेशा. अच्छा, इसको अच्छे से एक बार देख लो. क्या कोई क्वेश्चन पॉपअप करता है क्या दिमाग में?
एक और मैं इसके सिंप्लीफाई कर देती हूँ. सपोज टाइटैनिक के डेटा सेट को डिस्कस करते हैं. टाइटैनिक के डेटा सेट पे काम किया है क्या पहले किसी ने भी? कुछ इंपॉर्टेंट उसके अंदर फीचर्स है. लेट्स से वन फीचर इज जेंडर, that the person who boarded on Titanic is a male or a female. Another very important feature of Titanic dataset is age. ठीक है. और ले लेते हैं, और उसके अंदर पैसेंजर क्लास का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि आप ए क्लास के पैसेंजर थे. टाइटैनिक मूवी तो देखी होगी ना? मूवी देखिए. तो अगर मूवी देख के कोई प्रिडिक्शन करना चाहता है तो मुझे कोई बताएगा कि सपोज सी क्लास वो था जो सबसे नीचे के लोग, नीचे वाले लोग रहते थे, फिर उसके ऊपर लेट्स से बी क्लास और ए क्लास. तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा कौन बचे होंगे, ए क्लास, बी क्लास या सी क्लास वाले? ए क्लास. एग्जैक्टली, ए क्लास वाले बचे थे. ठीक है. तो एक और ले लेते हैं, पैसेंजर क्लास. और भी फीचर्स वी आर नॉट डिस्कसिंग देम. और जो उसके अंदर टारगेट वैल्यू थी उस डेटा सेट में, वी विल बी वर्किंग ऑन दिस डेटा सेट. दैट इज ईदर द पर्सन सर्वाइव्ड और नॉट सर्वाइव्ड. ठीक है. नाउ क्वेश्चन मेरा आपसे सबसे, अब इस डेटा सेट को देख लिया, समझ लिया ना? अब मुझे ये बताओ, रूट नोड पे सबसे पहले क्या आना चाहिए? Fine. These are all some of the definitions of decision tree which अभी के लिए I'm skipping. बाद में अगर ज़रूरत होगी तो we'll come back onto it. That is, first thing is splitting, which is the process of dividing a node into two or more sub nodes. जो भी हम उस node को बार बार split करते जाते हैं, that is the splitting process. Pruning, when we reduce the size of the decision trees by removing nodes. Actually एक फीचर इंजीनियरिंग का प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड डायमेंशन रिडक्शन. ओके, सो व्हाट इज डायमेंशन रिडक्शन? व्हेन यू हैव अ वेरी बिग डेटा, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है उस डेटा को स्क्वीज करने के लिए. ठीक है. So what we do, we do a process of removing the extra nodes, that is known as pruning. So again, these things are out of context, but ठीक है, कुछ terms पता होनी चाहिए. ब्रांच एंड सब ट्री सिंपल है कि एक ट्री का एक अगर कोई सब सेक्शन है तो उसको सब ट्री कहते हैं. पेरेंट चाइल्ड एंड नोड चाइल्ड, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये पेरेंट चाइल्ड कहलाता है और ये इसके चाइल्ड नोड हो गए. सिमिलरली अगर इस सब ट्री की बात करें, then this becomes parent node and these becomes the child node and so on. Is it okay? है ना? ये तो अगर डीएसए वगैरह भी पढ़ा है आपने आपके इंजीनियरिंग में, तो ये सारे वही कॉन्सेप्ट्स हैं. Okay, now just see this example and maybe you can draw it somewhere. Simple ये है कि यहाँ A2 लिखा है, यहाँ A1 लिखा है. Make sure you make this x-axis and y-axis. This is one value, let's say W10, and this is another value W20. Three coordinates, they have circles and one coordinate have square. This and this, these three coordinates, they have the shape of circle, and this coordinate has the shape of square. Okay, now just see this. What are we doing? सबसे पहले हमने कहा, हमने एक रूट नोड चूज किया basis on the value of x. If x is greater than W10, I have to clear this. ठीक है. If x is greater than W10, इसका मतलब हम इन वाले कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे. We will go on to this coordinate or this coordinate, yes or no? Yes, ma'am. If हम क्या कह रहे हैं, if x is greater than W10, सबसे पहले हम ये डिसीजन कर रहे हैं ना. तो अगर x W10 से ग्रेटर है तो हम या तो इस कोऑर्डिनेट में हो सकते हैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे हो सकते हैं. yes or no? Yes, ma'am. Yes, sir. Now next is, if it is yes, then what is the shape? यहाँ पे कलर गलत ले रखा है इन्होंने, the color because here is blue. So इसीलिए मैंने कहा था don't see the color, just see the shape. तो if it is greater than 10, yes है. अगर yes है, no पे अभी मैं जा ही नहीं रही हूँ. If it is yes, तो क्या हो सकता है? Y could be greater than W20. यहाँ पे देखो फिर से भाई, अगर हम कह रहे हैं हमें किसी ना किसी सोल्यूशन पे पहुंचना है ना. फाइन. नाउ वी आर सेइंग दैट x इज ग्रेटर देन W10. अब आंसर क्या हो सकता है? द आंसर कुड ईदर बी yes और no.
इट कुड बी ईदर यस और इट कुड बी नो। अब मुझे बताओ, अगर आंसर नो है तो शेप क्या होगी? स्क्वायर होगी या सर्कल होगी? सर्कल। हमेशा सर्कल होगी। क्यों? क्योंकि इफ x इज नॉट ग्रेटर देन W10, इसका मतलब x कुड बी ईयर और x कुड बी ईयर, यस और नो। यस और इन बोथ द केसेस x अगर चाहे यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, शेप हमें कौन सी मिल रही है? सर्कल। हाँ या ना? I'm repeating the thing again. If x is greater than W10, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, either it could be yes or it could be no. अगर yes है, इसका मतलब we are in either quadrant 1 or we are in quadrant 4. ठीक है, तो इनमें तो दो ऑप्शंस हैं, तो इसको अभी छोड़ते हैं और नो पे आते हैं। अगर नो पे हैं तो either we could be in quadrant 2 or we could be in quadrant 3. तो क्वाड्रेंट 2 में हो या क्वाड्रेंट 3 में हो, दोनों केस में हमें शेप क्या मिल रही है? सर्कल ही तो मिल रही है, यस और नो। अभी समझ में आ गया सबको? अब आते हैं यस वाले केस में। तो यस वाले केस में फिर से एक हमें डिसीजन लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन टू वाई। इज वाई ग्रेटर देन W20? तो अगेन देयर कुड बी टू आंसर्स, either it could be yes or either it could be no. If y is greater than W20, इसका मतलब where it is lying? It is lying in the first quadrant. So which shape we will have? We will have a square. And if the value of y is less than W20, then we will lie in the fourth quadrant. So which shape we will have? We will have a circle. If we'll do either, this could be yes or this could be no. Okay, if it is greater than 20, तो इसका क्या मतलब हुआ? कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं हम? ग्रेटर देन 20 है मतलब यहाँ पे। तो लेट्स से दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर यस है तो अभी भूल जाओ, और अगर नो है मतलब हम यहाँ नीचे हैं, तो चाहे हम क्वाड्रेंट 3 में हो चाहे हम क्वाड्रेंट 4 में हो, विच शेप वी विल हैव? We will have a circle. Okay, if we are saying that yes, the value of y is greater than W20, then again we have to make a choice, and now we will compare with the value of x. So is x greater than W10? ठीक है, अगेन इसके दो डिवाइडेशन हो जाएंगे, yes और no. If it is yes, तो which shape we will have? We will have a square, otherwise we will have a circle. ठीक है, इस तरीके का बना लिया सबने डिसीजन ट्रीज। तो अभी मेरे हिसाब से सबको डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, लेट्स सी इसमें अगर कुछ है। वी हैव स्ट्रक्चर वेयर वी स्प्लिट नोड। Okay, yes, now a very important line is written in the last line, but how do these features get selected and how does the threshold or value get chosen for a feature? मतलब वही जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि सपोज वी हैव जेंडर, एज एंड पैसेंजर क्लास, तो आप सबने बोला कि चूज जेंडर एज द रूट नोड, but why choose gender as the root node? So you should have an answer for that. उसके लिए हमने क्या कहा? We'll apply some of the mathematics. So let's move forward. Now you write this thing. The two main splitting criteria used in decision trees are, there are many, मगर हम सिर्फ ये दो मेन ही पढ़ेंगे, जिसमें से भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जीनी इम्प्योरिटी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट व्हेन यू यूज डिसीजन ट्रीज, तो आपका पाइथन में जब भी आप बाय डिफॉल्ट यूज करते हो तो आपका एल्गोरिथम जीनी इम्प्योरिटी को यूज करता है। वी विल स्किप इंट्रोपी, उसको फटाफट थोड़ा सा देखेंगे, एंड वी विल कंसंट्रेट मोर ऑन जीनी इम्प्योरिटी. So these are the two main splitting criteria used in decision trees. The first is Gini impurity and the second one is entropy. So first we'll see entropy in brief and then we'll come on to Gini index. So in a decision tree, entropy is a kind of disorder or uncertainty. It is the measure of uncertainty in a bunch of data. इसका क्या मतलब है? अभी I'll come into detail. Ultimately entropy ये बताता है कि जो आपने data set बनाया है ना, वो कितना रैंडम है, जिस बेसिस पे आप उसको डिवाइड कर रहे हो या जिस बेसिस पे आप उसको स्प्लिट कर रहे हो, दैट शुड बी very much random. What does it mean? So ultimately
व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी टेल्स अस कि कितनी ज्यादा रैंडमनेस है आपके डेटा सेट में। अब पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर से उस पीछे वाली स्लाइड पे जाएंगे। सो लेट्स से दैट देयर इज अ बैग विच डिपिक्ट्स टू डिफरेंट सिनेरियोज। पहला सिनेरियो क्या है? अ बैग ए हैज 100 ग्रीन बॉल्स, wants to choose a green ball from this bag। तो अब बताओ, अगर एक बैग में सारे ही ग्रीन बॉल है और अगर कोई भी उसमें से ग्रीन बॉल निकालेगा तो ग्रीन बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1. हाँ, इट इज 100%, राइट, क्योंकि सारी ग्रीन बॉल्स हैं। तो ग्रीन बॉल के बैग में से ग्रीन बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी इज 100%। सो द बैग ए हैज जीरो एंट्रोपी बिकॉज इट इम्प्लाइज जीरो इम्प्योरिटीज और टोटल प्योरिटी। क्या ये लाइन समझ में आई क्या? इस पूरे बैग के अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई रैंडमनेस नहीं है, इसीलिए हम किसको कहते हैं दैट इट इज टोटल, इट हैज टोटल प्योरिटी और द इंट्रोपी इज जीरो। इसका मतलब इंट्रोपी जीरो है, इसका मतलब क्या है? सारे ही सैंपल्स एक ही तरीके के हैं। इसका सेकेंड सिनेरियो है, वी रिप्लेस 40 ग्रीन बॉल्स इन अ बैग ए विथ रेड बॉल्स। तो 100 टोटल बॉल्स थी, उनमें से 40 बॉल्स हटाई और रेड 40 बॉल्स डाल दी। एंड सिमिलरली वी रिप्लेस 10 ग्रीन बॉल्स विद ब्लैक बॉल्स। तो पहले तो बैग में सारे ही ग्रीन बॉल थी, मगर अब बैग के अंदर 50 ग्रीन बॉल्स है, 40 रेड बॉल्स है और 10 ब्लैक बॉल्स है। नाउ जॉन वॉन्ट्स टू चूज अ ग्रीन बॉल फ्रॉम दिस बैग। तो डेफिनेटली अब क्या होगा? अब 50-50 का रेशियो है, 50 ग्रीन बॉल्स है और 50 दूसरे तरीके की बॉल हो सकती है, लेट्स से रेड और ब्लैक। तो अभी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 50% हो गई। यस और नो? Yes, ma'am. तो इम्प्योरिटी बढ़ गई उसके अंदर। पहले तो इट वाज टोटल प्योर, नो, नाउ द this impurity has increased, similarly the entropy has been changed। तो अल्टीमेटली इंट्रोपी बताती क्या है? हाउ मच रैंडमनेस इज देयर, हाउ मच प्योरिटी इज देयर और हाउ मच impurity is there in your data set। So let's come on to this previous slide again। Now you can write this definition in the decision tree। Entropy is a kind of disorder or uncertainty। It is a measure of uncertainty in a bunch of data। या सिर्फ सेकेंड लाइन ही लिख सकते हो। It is ultimately, it measures the uncertainty in a bunch of data। Only you can write this line, this is sufficient। It is a way to control the split of data decided by decision tree। As I've already told you, there are two main criteria which we'll be discussing, that is entropy and Gini index। तो इंट्रोपी क्या डिसाइड करता है कि जेंडर रूट नोड पे होना चाहिए, पैसेंजर क्लास होना चाहिए या एज होना चाहिए। What is the formula for calculating entropy? The formula is minus summation of px log px। And what is px? Fraction of examples in a given class। Now ये हमने देख ही लिया एग्जाम्पल। इंफॉर्मेशन गेन पे अभी बाद में आएंगे। ओके, सो नो नीड टू राइट एनीथिंग यहाँ पे, सिर्फ आई वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग बेस्ड ऑन टू सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अभी समझ लो एक बार। जीनी इंडेक्स को डिटेल में समझेंगे। नाउ देर इज वन फॉर्मूला। डिसीजन ट्रीज के भी बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। आपने डिसीजन ट्री को, मैंने एक बुक भी रेफर की थी, अगर शुरू में किसी ने मेरी बात सेशंस पाइथन वाले जिन्होंने अटेंड Yes, किए थे, ma'am. द नेम ऑफ द बुक वाज Data Mining and Warehousing and it was by Han and Camber। Han HAN and Camber, ठीक है। ऑनलाइन बुक बहुत इजीली मिल जाएगी। उसके अंदर जब आप पढ़ोगे ना तो यू विल हैव सो मच इनसाइट अबाउट दीज थिंग्स एंड दे हैव वेरी वेल डिफाइंड दीज डिसीजन ट्रीज। तो डिसीजन ट्रीज भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। वन द पॉपुलरली यूजेस ID3। इसको हम इंफॉर्मेशन, दिस ID3 यूजेस इंफॉर्मेशन गेन कॉन्सेप्ट। देन वी हैव कार्ट, CART। और जो तीसरे तरीके का होता है डिसीजन ट्री, वो होता है C4.5। ये सब इंटरनल डिटेल्स हैं जिनको अभी वी आर स्किपिंग बिकॉज दे आर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ बाउंड्स है। यहाँ पे अभी सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो जो ID3 एल्गोरिथम होता है वो क्या करता है? वो कॉन्सेप्ट यूज करता है इंफॉर्मेशन गेन का। जिस भी डिसीजन, जिस भी एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा होगा, वो एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम डेटा स्प्लिटिंग के लिए। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन गेन मेजर्स हाउ मच इंफॉर्मेशन अ फीचर प्रोवाइड्स अबाउट अ क्लास।
Information gain is a statistical property that measures how well a given attribute separates the training examples according to their target classification. इसका मतलब जो एट्रीब्यूट के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन होगी, इसका मतलब वो हमें बहुत अच्छे से बता पाएगा कि टारगेट वैल्यू क्या चूज करनी चाहिए. An attribute with low information gain splits the data relatively evenly and the result doesn't bring us to closer to a decision. क्या मतलब हुआ यहाँ पे देखो, अगर आपने एक ऐसा एट्रीब्यूट चूज कर लिया जिसका इंफॉर्मेशन गेन कैसा है, लो. मुझे टीवी खरीदना था, आधे लोगों ने कहा कि भाई आप स्मार्ट टीवी खरीद लो, और आधे लोगों ने कहा नहीं नहीं स्मार्ट टीवी का तो कोई यूज नहीं है, फालतू का देखते रहोगे, तुम तो नॉर्मल टीवी खरीद लो. ठीक है, तो अगर मैंने 10 लोगों से पूछा और 10 लोगों में से मुझे 5 लोगों ने कह दिया कि स्टैंडर्ड टीवी स्मार्ट टीवी खरीदो और 5 लोगों ने कहा कि नॉर्मल टीवी खरीद लो, इसका मतलब तो मेरा सर्वे करना ही बेकार हो गया. Similarly, if any of the attribute they have the high information gain. अब यहाँ पे attribute का मतलब सपोज मैं बता रही हूँ, अगेन एग्जाम्पल ले रही हूँ, एज के बेसिस पे मैंने जब करना शुरू किया था, सर्वाइवल रेट पता करनी शुरू की थी, तो उसने मुझे इस तरीके से डेटा को डिवाइड कर दिया. मगर जब मैंने जेंडर के बेसिस पे डिवाइड करना शुरू किया तो उसने मुझे बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन बताया मेरे मॉडल का. ठीक है, तो अगर मैं जेंडर के बेसिस पे जब क्लासिफाई कर रही हूँ तो आप देखो यहाँ पे वो क्लियरली बता रहा है कि जब जेंडर के बेसिस पे करोगे ना तो आपके रिजल्ट्स ज्यादा बेटर आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप लीफ पे पहुंचोगे, अभी जेंडर और एज को भूल ही जाते हैं, वही पुराना एग्जाम्पल लेते हैं स्टैंडर्ड टीवी और नॉर्मल टीवी का. तो when I did my chose some other attribute, ठीक है, based on to which I came on to conclusion. Suppose मेरा attribute क्या था कि I am very much into watching Netflix, कि मुझे Netflix देखने का बहुत शौक है या वेब शोज देखने का बहुत शौक है. This was my attribute. और यहाँ पे मेरा attribute था प्राइज. तो जब मैं प्राइस के लेवल पे गई ना तो कई लोगों ने मुझे मिक्स आंसर दिया. क्या कि भाई कुछ ने कहा कि चलो प्राइस है तो तुम, कुछ लोगों ने कहा कि स्मार्ट टीवी खरीद लो, कुछ लोगों ने कहा कि नॉर्मल टीवी खरीद लो. मगर जब मैंने अपना एट्रीब्यूट क्या बताया कि आई लव वॉचिंग वेब शोज, तो लोगों ने कहा कि भाई स्मार्ट टीवी खरीद के, ये नॉर्मल टीवी खरीद के क्या करोगे, इट इज नॉट अ गुड चॉइस, नॉर्मल टीवी पे थोड़े वेब शोज देख सकोगे, यू गो फॉर अ स्मार्ट टीवी. यस और नो. तो मुझे यहाँ पे 8 लोगों ने कहा कि यू गो फॉर स्मार्ट टीवी और 2 लोगों ने कहा कि यू गो फॉर नॉर्मल टीवी. yes, so we were on entropy. इंट्रोपी एक फॉर्मूला है, आई डोंट नो, आई हैव यूज्ड दैट. ये जीनी इंडेक्स आ गया तो मैंने इंफॉर्मेशन गेन का वो फॉर्मूला नहीं लिखा है जहाँ पे वो इंट्रोपी को यूज करता है. ठीक है, मगर किसी की भी इंट्रोपी कैसे निकालते हैं वो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. व्हाई आई एम नॉट कवरिंग दिस इन डिटेल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर, और सिंस वी वांट टू फोकस मोर ऑन जीनी इंडेक्स इसलिए मैंने वो फॉर्मूला नहीं लिखा. बट अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन गेन 2 तरीके से काम करता है, या तो इंट्रोपी का फॉर्मूला यूज करके या जीनी इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करके. यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें बताने की कोशिश करती हूँ. जस्ट कंसंट्रेट एंड डोंट डू एनीथिंग. लाइक लेट्स सी व्हाट इज रिटन. Since the basic version of ID3 algorithm, what is ID3? ID3 information gain का ही technical नाम है. Deal with the case where classification are either positive or negative. मतलब एक classification का simple set लिया है जहाँ पे ultimately मेरा target value क्या हो सकती है, या तो positive है या negative है. तो how do we define entropy? For this we have to see ये वाला formula कैसे आया, क्या कोई मुझे बता सकता है क्या ये फॉर्मूला कैसे आ गया? एग्जैक्टली यहाँ से आया ये फॉर्मूला, ये आपने लिखा था ना यहाँ पे, ये वाला. इट इज समेशन ऑफ px log px. नाउ वी हैव 2 प्रोबेबिलिटीज, नो, बिकॉज वी हैव 2 डेटा सेट्स. टारगेट वैल्यू पे डिपेंड समेशन लगाया है ना हमने. अगर ये 4 टारगेट वैल्यू होते तो हम 4 बार उस चीज को प्रोबेबिलिटी को प्लस करते, पर अभी हमारे पास 2 ही टारगेट वैल्यू है, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. दैट इज वाई वी आर यूजिंग दिस. ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है -p प्लस, ये p प्लस उसमें आना चाहिए सबस्क्रिप्ट पे, पर इट इज कमिंग p प्लस. इसका मैं एक बार मतलब और बता देती हूँ. ये p प्लस एक एट्रीब्यूट है विच इज p प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स. ये p माइनस का मतलब मैंने यहाँ पे तो उसको बेस में कर दिया, यहाँ पे कहना करना रह गया. दिस इज p माइनस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द
नेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो p प्लस log टू द बेस 2p and p minus log to the base p minus. S is the sample of training example. P plus is the proportion of positive examples and P minus is the proportion of negative examples. क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? Is the formula also clear and whatever is written is also clear? Now let's see how the formula begins. To illustrate, suppose S is a sample containing 14 Boolean examples. तो S के अंदर हमारे पास जो total samples हैं वो 14 है, with 9 positive and 5 negative example. ठीक, तो अगर मुझे इन सब चीजों को यहाँ पे पुट करना होगा तो कैसे करेंगे? मैं इंट्रोपी किसकी निकाल रही हूँ? 9 पॉजिटिव एलिमेंट्स की और 5 नेगेटिव एलिमेंट्स की, यस और नो? Yes, ma'am. तो यहाँ पे इसको करते हैं, माइनस का साइन तो आएगा, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव की सबसे पहले निकाल रहे हैं, तो इट इज 9/14 मल्टीप्लाइड बाय log टू 9/14 Hmm. माइनस प्रोबेबिलिटी नेगेटिव की निकाल रहे हैं तो 5/14 log टू 5/14. इंट्रोपी कितनी आई है? 0.94. In this manner we find the entropy of all the elements. हर एक एट्रीब्यूट की इंट्रोपी निकालते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Now note, now this is important. If entropy is zero, अब ये हमने जस्ट अभी पहले जो बॉल्स का एग्जाम्पल लिया था, अगर इंट्रोपी 0 आ गई, इसका मतलब क्या है कि आपके जो भी सारे टारगेट वैल्यूज हैं वो सब कुछ सेम क्लास में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब सारे जो भी सैंपल्स हैं, सपोज वी आर सेइंग दैट S इज इक्वल्स टू 14, ठीक है, और मेरी इंट्रोपी कितनी आ गई? 0. इसका मतलब मेरे सारे सैंपल्स क्या है? या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। Now, when the entropy is 1, it means कि जो भी तुमने एट्रीब्यूट चूज किया है वो इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि अगर 14 है ना, तो सपोज ये yes है और ये no है, तो yes में भी 7 आ रहे हैं और no में भी 7 सैंपल्स आ रहे हैं, तो भी चूज करना गलत है। कैसे चूज करें? वापस से बता रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर है? इंट्रोपी इज इक्वल्स टू 1. व्हेन इंट्रोपी विल बी इक्वल टू 0 तो क्या होगा? सपोज यस के अंदर आ जाएगा 14 और वाई में, नो में आ जाएगा 0, और ईदर वेज इट कुड बी यस इज 0 एंड नो इज 14, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। ये कब केस है? व्हेन इंट्रोपी 0. व्हेन इंट्रोपी इज 1, इसका मतलब इक्वल इक्वल केस में उसने डिवाइड कर दिया, तो भी चूज करना मुश्किल है कि कौन सा एट्रीब्यूट चूज करें। तो व्हाट इज नोन एज अ गुड एंट्रोपी? अ गुड एंट्रोपी शुड लाई बिटवीन 0 to 1. So if sample contains unequal number of positive and negative examples, entropy lies between 0 and 1. So that was all about entropy. I'll not cover it in very much detail. So the next very important concept is the concept of Gini index, जो मैंने पहले भी बोला है कि it is the by default concept which is used by these decision trees. Now let's see. Suppose that we are trying to build a decision tree to predict whether a person is married or not. अब एक तरीका तो क्या है कि मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, उस सोसाइटी के अंदर लेट्स से देयर 90 फ्लैट्स, और 90 फ्लैट्स में मुझे पता करना है कि भाई लोग मैरिड है या नहीं मैरिड है। तो एक तरीका तो क्या है, सबका घर पे जाओ एंड यू नॉक द डोर एंड यू आस्क, तो nobody will answer, they'll shut the door in front of my face. So again that is not a good technique. So you need to collect the data कि भाई सोसाइटी का जो भी कहीं इस पे डेटा सेट है वहां से डेटा सेट कलेक्ट करो एंड यू अप्लाई समथिंग ऑन टू दैट। अब क्या क्या चीजें हो सकती है? हमने कहा रेदर देन सेलेक्टिंग द ब्रांचेस आवरसेल्व्स, वी डिसाइड टू यूज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू कंस्ट्रक्ट डिसीजन ट्री फॉर अस। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक चीज हमने कहा कि इनकम ले लो, ठीक है, इनकम ईदर इट कुड बी ग्रेटर देन 50,000 और इट कुड बी लेस देन 50,000। तो मैंने कहा उसमें या तो मैरिड होंगे या मैरिड होंगे, तो मैरिड में भी ईदर दे आर यस दे आर मैरिड और नो दे आर नॉट मैरिड, और अगर जब इनकम ग्रेटर देन 50,000 है तो भी ईदर दे विल बी मैरिड और ईदर दे विल नॉट बी मैरिड। इसी तरीके से एक एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? मेल ले लो कि मेल है तो नो और यस, अगर नो है तो फिर से मैंने क्या लिया? दे आर मैरिड, यस और नो, मैरिड दे आर यस और नो। सिमिलरली तीसरा फीचर क्या मैंने ले लिया? एज। इट मींस आई हैव 3 फीचर्स, इनकम,
मेल एंड एज, एंड बेस्ड ऑन टू दैट मुझे ये पता करना है कि रूट नोड क्या हो। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, ma'am. 3 फीचर लिए हैं, इनकम, मेल और एज। Marriage, ma'am, yes or no? हाँ, टारगेट वैल्यू तो क्लासेस है ना, यस और नो, कि वो पर्सन इज मैरिड और इज नॉट मैरिड। देखो ना, तीनों केस में वही तो कर रहे हैं हम। जब हमने इनकम लिया था तो भी अल्टीमेटली हम यस और नो पता करने की कोशिश करें दैट अ पर्सन इज मैरिड और नॉट। जब हमने मेल लिया था तभी भी हमें पता करने की कोशिश करें दैट द पर्सन इज मैरिड और नॉट। जब एज लिया था तब भी हम ये पता करने की कोशिश करें दैट अ पर्सन इज मैरिड और नॉट। यस और नो? So what is my target value? My target value or my classes are yes or no. Now we want to make a decision tree. हम ये सब इतना क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि हम मेल को रूट नोड चूज करें, एज को रूट नोड चूज करें या इनकम को रूट नोड चूज करें। अगेन सेम थिंग जो हमने इंट्रोपी में पढ़ी थी, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन विच ऑफ द 3 splits it better, we introduce the concept of impurity और randomness. ठीक है, so there are several methods and I have already written that decision tree uses Gini by default, और ये मैंने आपको प्रोग्राम में दिखाया भी है। अभी इधर प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें मैंने मैथमेटिकल भी यूज किया है, इंट्रोपी में नहीं किया था बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल। So to calculate Gini impurity of the left leaf, we subtract 1 by the fraction of people that are married squared and the fraction of people that aren't married squared. इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले एज हमने चूज कर लिया कि हम एज से स्प्लिट करेंगे। दो चीजें हो सकती थी, either the age is greater than 30 or the age is less than 30 or the age is greater than 30। सबसे पहले लेफ्ट में आए, लेफ्ट में देखो कितने लोग मैरिड हैं 43 और कितने लोग नहीं मैरिड हैं 77। अगर मुझे लेफ्ट इम्प्योरिटी निकालनी है तो कैसे निकाला? 1 माइनस 43 अपॉन टोटल सैंपल्स का स्क्वायर माइनस 77 अपॉन टोटल वैल्यूज एंड होल ऑफ स्क्वायर। तो आंसर कितना आया? 4.60। एक बार देख लो इसको। लेट्स मूव। अभी क्या करेंगे? सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, मगर अभी क्या करेंगे? राइट लीफ के लिए करेंगे। तो सेम यहाँ पे देखो, अगर एज इज ग्रेटर देन 30, मैरिड में कितने लोग हैं 90 और नॉट मैरिड में कितने लोग हैं 30। तो 1 माइनस 90 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस होल का स्क्वायर माइनस 30 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस होल का स्क्वायर। आंसर कितना आया? 0.375। तो हमने एज के लिए लेफ्ट लीफ की इम्प्योरिटी निकाल ली और राइट लीफ की भी इम्प्योरिटी निकाल ली। The Gini impurity for a node itself is 1 minus the fraction of samples in the left child minus the fraction of samples in the right child. Please एक बार ऊपर जो भी लिखा है अच्छे से पढ़ लो। The Gini impurity of the node itself. अभी हमने सिर्फ लेफ्ट लीफ की इम्प्योरिटी निकाली है और राइट लीफ की इम्प्योरिटी निकाली है। अब अगर मुझे टोटल नोड की इम्प्योरिटी निकालनी है, नोड कौन सा हो गया? एज, उसकी इम्प्योरिटी कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 43 प्लस 77 कितना होगा? 120, इसलिए यहाँ पे 120 आया। टोटल केस कितने होंगे? लेस देन 30 में टोटल केस कितने हैं? देखो 120 और ग्रेटर देन में कितने हैं? 120। तो टोटल केस मेरे पास कितने हो गए? 240। सो दैट इज वाई 1 माइनस 120 अपॉन 240 का स्क्वायर। ये किसके लिए? इस वाले के लिए। और ये वाली वैल्यू किसके लिए? इस वाली के लिए। तो इस पूरे नोड की इम्प्योरिटी कितनी आई है? 0.5। सो इंफॉर्मेशन गेन, ये सब हमने क्यों किया था? फिर से एक बार शुरू से बता देती हूँ। वी आर स्टार्टिंग डिसीजन ट्री एल्गोरिथम्स। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम्स 3 एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं: इंफॉर्मेशन गेन, CART काट एंड C4.5। हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन एट्रीब्यूट को स्प्लिट करने के लिए 2 मेन चीज यूज करता है, ईदर इंट्रोपी और जीनी इंडेक्स।
हम कौन सा डिटेल में पढ़ रहे हैं? जीनी इंडेक्स। क्यों डिटेल में पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट एल्गोरिथम पाइथन यूज करता है वो जीनी इंडेक्स ही यूज करता है। ठीक है, जब पाइथन का प्रोग्राम बनाओगे तो एक लाइन में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बट अगेन इफ यू वांट टू बिकम अ गुड डेटा साइंटिस्ट, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड डेटा इंजीनियरिंग, ये सारी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बिकॉज मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ पाइथन का प्रोग्राम बनाकर आप कभी भी अच्छे डेटा साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे। कोई भी नहीं पूछता कि कौन सा टूल यूज किया है, लोग आपसे पूछेंगे एक्सप्लेन डिसीजन ट्री, एंड दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन अ डिसीजन ट्री, नॉट बाय मेकिंग अ पाइथन प्रोग्राम। Okay, they are the tool, they used to help you। ठीक है, वो कुछ सिखा नहीं रहे, ये चीजें सिखा रही है। ओके, तो हम आ गए थे यहाँ तक, इंफॉर्मेशन गेन तक। अब अगर इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला लगा रहे हैं यूजिंग जीनी इंडेक्स, तो कैसे लगाते हैं? इंफॉर्मेशन गेन, ये किसकी इंफॉर्मेशन गेन है? अभी एज की, सिर्फ एक एज का हमने इंफॉर्मेशन गेन निकाला है। उस पूरे एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन गेन, जो पूरा एज का नोड था, उसकी इम्प्योरिटी कितनी थी? 0.5 माइनस 120 अपॉन 240। तो एंड दिस वाज द इम्प्योरिटी फॉर द नोड इटसेल्फ। तो नोड की इम्प्योरिटी माइनस टोटल नंबर ऑफ केसेस, मतलब राइट लीफ में कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस थे? 120 अपॉन टोटल सैंपल्स कितने थे? 240, मल्टीप्लाइड बाय द इम्प्योरिटी ऑफ द राइट लीफ, माइनस लेफ्ट लीफ में टोटल केसेस कितने थे? 120, टोटल सैंपल्स कितने हैं? 240, एंड द इम्प्योरिटी ऑफ द लेफ्ट लीफ। जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एज का इंफॉर्मेशन गेन कितना आया? 0.0825। क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, हम सारी चीजों को दोबारा समराइज करेंगे, मगर क्या ये वाली स्लाइड क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये अभी हमने सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट का निकाला है। कौन से एट्रीब्यूट का? एज का। नाउ वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर इनकम एंड फॉर मेल। ठीक है, द प्रोसेस इज देन रिपीटेड फॉर इनकम एंड सेक्स। We ultimately decide to split on with largest information gain। ये मैंने पिछले कुछ स्लाइड्स में आपको बताया था कि जिस भी एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट होता है, वो एट्रीब्यूट चूज करता है डिसीजन ट्री एल्गोरिथम स्प्लिट करने के लिए। तो यहाँ पे यू कैन सी द इंफॉर्मेशन गेन ऑफ एज इज 0.0825। the information gain of sex, or it is male or not male, then it is 0.1265, and the information gain of income is 0.1375। तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन किसका है? इनकम का। इसके लिए जो स्प्लिटिंग हम करेंगे वो किससे करेंगे? इनकम से। अभी समझ में आया? Yes, ma'am. तो जब मैंने वो टाइटैनिक वाला एग्जाम्पल लिया था और मैंने बोला था कि जेंडर है, एज है और पैसेंजर क्लास है, और हम सबने बोला था कि जेंडर है, तो वो गलत था, क्योंकि अभी पता नहीं ना, हमने उसका इंफॉर्मेशन गेन नहीं निकाला। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है जेंडर हो, पर जरूरी नहीं है, बिकॉज सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन गेन। जिस एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा होगा वो हमारी क्या बनेगी? रूट नोड। इसका मतलब आई विल स्टार्ट स्प्लिटिंग फ्रॉम इनकम। You quickly see these slides again। यहाँ से मैं एक बार फिर से बता रही हूँ इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले we choose any attribute। हमने एज को चूज किया, एज की लेफ्ट लीफ की इम्प्योरिटी निकाली, एज की राइट लीफ की इम्प्योरिटी निकाली, उस पूरे नोड की इम्प्योरिटी निकाली। उसके बाद इन तीनों चीज को यूज किया इंफॉर्मेशन गेन फाइंड करने के लिए। इंफॉर्मेशन गेन आ गया। We repeated the same process for other attributes like income and male। Finally, we got the information gain of income as this, male or not male as this, and age as this। तीनों को कंपेयर करने के बाद ही क्या पता चला? That the main information gain is high for income। That is why we will choose income as the splitting criteria। Once we have decided on root, अब ये तो अभी सिर्फ अभी देखो, मतलब
आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना कि जिसने इन एल्गोरिथम्स को इस तरीके से बनाया है कि आप उसको सीधा ही पाइथन में, जैसे ये जो sklearn लाइब्रेरी वगैरह बनी है, उसको बनाने में कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना. वी आर सिंपली यूजिंग वन फंक्शन और वी आर इंपोर्टिंग लाइब्रेरी एंड एवरीथिंग इज डन फॉर अस. यस और नो? Yes, ma'am. आप पीछे की कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हो इसकी कितनी ज्यादा है, क्योंकि आपके डिसीजन ट्री 1 या 2 लेवल के नहीं होते हैं, कई बार तो बहुत सारे लेवल के होते हैं. इसका मतलब आप कंटिन्यूअसली उनको डिवाइड करे जा रहे हो. नाउ देयर हैज टू बी एन एंड पॉइंट. मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा कि सबसे पहले तो भाई मैंने इनकम को चूज कर लिया. अब क्या करेंगे, हमने कहा इनकम क्या हो सकती है, ग्रेटर देन वही 50,000 और लेस देन 50,000. उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो आ गए, अब ग्रेटर देन 50,000, फिर अब नया एट्रीब्यूट लेंगे ना, मेल. भाई क्योंकि फीचर तो सारे ही कवर करने ना, तो मेल है या नहीं है, तो मेल ईदर यस और नो. फिर अगर मेल है तो हम उसका क्या करेंगे, उसकी एज पूछेंगे, फिर हम देखेंगे यस और नो. मगर अब यहाँ पर भी मेल क्यों लिया और एज क्यों नहीं ली पहले, तो ये चीज बार बार रिपीट होगी. इनकम तो हमने रूट नोड बना लिया, तो नाउ इनकम इज एक्सक्लूडेड. नाउ जो भी बचे हुए फीचर्स होंगे उनके लिए यहाँ पे मेल और एज का फिर से इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे. we'll repeat this process again and this process will be continued again and again and again. This could be an endless process, मगर we have to end somewhere. Now we have to see कि कहाँ पर रुकें. उसके लिए हम क्या करते हैं, we choose a threshold value. I'll show you how it looks like over there, but for now let's read what is written onto this thing. So once we have decided on the root, we repeat the process for other nodes in the tree. Okay, it is worth noting that we can split on income again. So हो सकता है हम वापस से income पे ही split कर रहे हैं, या फिर हम मेल और फीमेल पे split कर रहे हैं, या फिर we are splitting on age or something. The number of samples in each branch can differ. Now we can't go on splitting indefinitely. This is what I have discussed. Now this decision tree can have multiple levels. बहुत सारे levels हो सकते हैं, but ultimately where to stop? The scikit-learn implementation of decision tree uses a minimum impurity decrease. ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी Jupyter notebook में. So let's see this line again. The scikit-learn implementation of decision tree classifier uses the minimum impurity decrease to determine whether a node should split or not. तो अगर आप default में देखोगे तो वो value 0 दे रखी है. इसका क्या मतलब हुआ, आगे चलते हैं. ये मैं आपको बता ही चुकी यहाँ पे. तो हम सपोज बहुत सारे लेवल 10th लेवल पे पहुंच गए, उसको डिक्रीज करते करते डिसीजन ट्री बनाते बनाते. जब 10th लेवल पे पहुंचे तो वही निकाला, हम इंफॉर्मेशन गेन निकाल रहे थे, इम्प्योरिटी, लेफ्ट इम्प्योरिटी, राइट इम्प्योरिटी. हाँ, पूरा इंफॉर्मेशन गेन निकाला. अब यहाँ पे देखो, जब इंफॉर्मेशन गेन निकाला तो इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 0.0133, विच इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू. यस और नो? मगर मेरी हमने उसको क्या किया, थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर किया. थ्रेशोल्ड क्या होता है, व्हाट इज अ थ्रेशोल्ड? यस, वेरी गुड. थ्रेशोल्ड इज अ बाउंड्री वैल्यू. और अभी जस्ट मैंने तुम्हें दिखाया था कि थ्रेशोल्ड वैल्यू है क्या बाय डिफॉल्ट. थ्रेशोल्ड वैल्यू बाय डिफॉल्ट है 0. ठीक है, तो हर बार वो स्प्लिटिंग पे क्या चेक करेगा कि ये वाली जो वैल्यू है, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो क्या करो, स्प्लिट. अगर सपोज ये वैल्यू आ जाती नेगेटिव 0.013, ठीक है, तो इज इट ग्रेटर देन 0? नो, इट इज नॉट ग्रेटर देन 0. तो हम क्या करते, तब स्प्लिट करना रोकते. ठीक है, नाउ यू सी व्हाट इज रिटन ओवर देयर. It is written the result is greater than the default threshold value of 0. Therefore, the node will split. Had it been 0 or less than 0, the node's children would have considered as leaves. See, this has to be in flow. अगर इसको ब्रेक कर करके समझेंगे या 2 क्लास में स्प्लिट करके समझेंगे ना, तो हम भी थ्रेशोल्ड से बाहर ही चले जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा. कब किसी नोड को ये पता चलता है कि ओके, वी हैव रीच्ड टू अ फाइनल डेस्टिनेशन एंड नाउ वी शुड स्टॉप डूइंग दिस. एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस टिल हियर?